यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं सबके लिए कैसे हैं सब लोग बेटे? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। आज की क्लास में हम लोग जो है वो करेंगे अपने एचपीएससी पीजीटी का जो हमारा पेपर हुआ था, जो एचपीएससी पीजीटी का हमारा जो पेपर था, ओके 9 तारीख को हमारा पेपर हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर। तो उसके अंदर जो अपने 100 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के थे कॉमर्स के, और 20 क्वेश्चन आपने जो है वो जनरल पेपर के आए थे। तो वो जो 80 क्वेश्चन अपने कॉमर्स के आए हुए थे, तो उन क्वेश्चन को आज के वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो करने वाले हैं डिस्कस। काफी सारे बच्चों की जो क्वेरी आई थी, वो बोल रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन जो है मुझे लग रहा है कि आंसर की के अंदर गलत दिया हुआ है, आप सर एक बार देख के बताइएगा। तो कुछ क्वेश्चन थे, तो मैंने फिर ये सोचा कि कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करने के बजाय एक काम करता हूं, मैं पूरा पेपर ही डिस्कस कर देता हूं। पेपर अगर डिस्कस हो जाएगा तो अलग अलग स्टूडेंट्स के जो अलग अलग क्वेरी है वो सारी की सारी जो है वो रिजॉल्व हो जाएगी। ओके, हाँ जी, चलो ये एक स्टूडेंट का पेपर मेरे पास में आया था, तो मैं इस पेपर को जो डिस्कस कर रहा हूं। नंबरिंग आगे पीछे हो सकती है, तो आप अपने हिसाब से जो देख लीजिएगा, ठीक है ना जी। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज फॉलो। कोऑपरेटिव सोसाइटी में कौन सा प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है? तो वो कौन सा होता है? वो होता है जी वन मैन वन वोट। एक मेंबर, एक पर्सन का, एक मैन का, एक मेंबर का एक वोट होता है। बिल्कुल, तो ये क्वेश्चन को आपको जो है चैलेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकंड, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर जो अलाउड है इन द बैंकिंग बिजनेस। अच्छा, एक खास बात बताऊं आपको मैं, 80 क्वेश्चन अपने जो है वो कॉमर्स के पूछे गए हैं, और 80 में से आपको मैच करवा दूंगा सारे के सारे। लगभग 69 क्वेश्चन जो है वो ऐसे हैं जो हमने कहीं ना कहीं या तो किए ही हुए हैं और या हमने डिस्कस किए हुए हैं। 69 क्वेश्चन मैं अभी आपको करवाऊंगा, जो मेरे स्टूडेंट आप वैलिडेट भी करके बताना इस चीज को। जितने हमने क्वेश्चन हमने करे एग्जाम से पहले, मैंने आपको जो है वो जो हमारे पेड स्टूडेंट्स थे उनको 15 तो सब्जेक्ट आपको मैंने पेपर प्रोवाइड करवाए थे, 50 क्वेश्चन के, 5 हमने 100 क्वेश्चन के करे। उन क्वेश्चंस में से कितने सारे क्वेश्चन तो एज इट इज वो रिपीट भी हुए इसके अंदर। ओके, तो चलो एक बार आप देखिएगा और मैच कीजिएगा। लगभग 10-11 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पहली बात तो वो क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए क्योंकि वो सिलेबस का पार्ट नहीं था, आउटसाइड से क्वेश्चन जो वो पूछे गए हैं। ओके, तो उनका तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन आप ये देखिएगा अगर कोई बच्चा तरीके से पढ़ाई जो हमने पढ़ाया वो पढ़ के गया, और साथ में जो हमने प्रैक्टिस सेट की थी अगर वो करके गया, उसके तो बढ़िया नंबर आएंगे भाई, ठीक है ना। और ये तो मैं सिर्फ 80 अपने जो मैंने कॉमर्स का करवाया था सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन में डिस्कस किया था। सेकंड क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर जो अलाउड है बैंकिंग बिजनेस के अंदर वो कितने हैं? तो नॉर्मल मिनिमम 2 है। मैक्सिमम की अगर बात करते हैं तो बैंकिंग बिजनेस अगर पार्टनरशिप हम कोई बैंकिंग जैसा काम कर रहे हैं तो उसके लिए मैक्सिमम कितना? 10, और अदर कमर्शियल एक्टिविटी के लिए कितना? 20। तो इसका आंसर जो है वो क्या है? 10। आगे बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये क्वेश्चन जो है वो अलग था, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये क्वेश्चन जो है क्योंकि इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन जो है आया हुआ है, बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब एक ही प्रोडक्ट का अलग अलग लोगों से अलग अलग रेट चार्ज करना, उसको बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। बोलते हैं वो सक्सेसफुल कहां पे होगा? जहां पे प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड जो है वो क्या है, अलग अलग मार्केट के अंदर क्या है, अलग अलग है, वहां पे आपका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है वो क्या होता है? सक्सेसफुल। तो इसका आंसर जो है वो क्या करेक्ट दिया हुआ है? सी। ये जो मैंने हाईलाइट किए हुए आंसर ये करेक्ट आंसर्स हैं जो एचपीएससी ने दिया हुआ है। तो जो सा मुझे लगता है चैलेंज होगा मैं आपको पहले से बता दूंगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन था कंडीशन ऑफ रिसेशन प्रिवेल। रिसेशन कब आएगा? अब ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है यार, रिसेशन कब आएगा आप बताइएगा। सर रिसेशन तब आएगा जब डिमांड पूरी तरह से क्या हो जाएगी? स्लगिश हो जाएगी। बोलते डिमांड बिल्कुल ही नहीं रहेगी। अगर डिमांड ही नहीं होगी तो प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। आप बताइएगा प्रोडक्शन कोई करेगा क्या? नहीं। डिमांड नहीं है तो सप्लाई भी खत्म हो जाएगा, प्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। तो उस केस के अंदर क्या आ जाएगा? रिसेशन आ जाएगा। रिसेशन का मतलब जो है वो क्या होता है? अगर आप बात करते हो मंदी, मंदी का मतलब क्या है? जब मांग खत्म हो जाती है उसको बोलते हैं मंदी। तो कंडीशन रिसेशन जो है वो कब प्रिवेल करेगा? व्हेन डिमांड इज स्लगिश। तो आंसर जो है उसका क्या था? डिमांड इज स्लगिश, जब मांग जो है पूरी तरह से क्या हो जाए? सुस्त हो जाए। सिंपल था। आगे बोलते हैं वो इंडस्ट्री जो प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट सर्विस टू द अदर इंडस्ट्री, वो कौन सी है? वो है आपके कौन सी टर्शरी इंडस्ट्रीज होती है जिनको सर्विस सेक्टर बोलते हैं। तो ये भी आपका हमने डिस्कस किया हुआ था। आगे विंडो ड्रेसिंग जो है वो क्या है? विंडो ड्रेसिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं? अकाउंट से छेड़छाड़ करते हैं और उसको हम अपने हिसाब से जो है बनाने का काम करते हैं। तो विंडो ड्रेसिंग जो है उसमें रोक कैसे लग सकती है? वो लग सकती है बाय द कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। अगर फुल डिस्क्लोजर का कन्वेंशन अगर आप फॉलो करोगे, फुल डिस्क्लोजर क्या बोलता है कि हर एक आइटम को आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, तो फिर वहां पे विंडो ड्रेसिंग के चांसेस नहीं बचते। नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये। आगे बोलते हैं इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है, उसका कैरेक्टरिस्टिक बता रखा है क्या? वहां जहां पे वेयर ऑन वन रूफ, एक ही छत के नीचे गुड्स को बेचा जाता है बाय मेकिंग डिफरेंट डिपार्टमेंट। तो वो क्या है? वो है आपका डिपार्टमेंटल स्टोर। बी, ये सही था। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्या? सिंपल सा क्वेश्चन है यार। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ब्रॉडर देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बात एकदम जो है वो क्या करेक्ट है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो दायरा है वो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी के दायरे से क्या है? ब्रॉडर है। यस। आगे व्हेन 2 और मोर फर्म कम टुगेदर टू क्रिएट ए न्यू बिजनेस एंटिटी विच इज लीगली सेपरेट है एंड डिस्टिंक्ट है फ्रॉम इट्स पेरेंट, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग क्या? जॉइंट वेंचर। सिंपल सा क्वेश्चन था।
आगे बोलते हैं अगर आपने वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनना है तो आपको किसका मेंबर होना चाहिए, ये हमने पढ़ा होता, आईएमएफ का मेंबर होना चाहिए, आईएमएफ। आगे आउटसोर्सिंग, आउटसोर्स कर देना ए पार्ट ऑफ एंटायर प्रोडक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑन मार्केटिंग ऑपरेशन इन इंटरनेशनल बिजनेस, उसको क्या बोलते हैं। आपने प्रोडक्शन करा था लेकिन आपने प्रोडक्शन का पार्ट जो क्या करते हैं, आउटसोर्स करते, दूसरे पर्सन को बोलते हैं कि यार तुम मेरे ब्याह पे क्या कर देना, प्रोडक्शन कर देना। वो क्या है, वो है आपका कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। आगे विच टाइप ऑफ कैपिटल इज लो कॉस्ट कैपिटल, ये क्वेश्चन जो है विच टाइप ऑफ कैपिटल इज लो कॉस्ट कैपिटल, बहुत सारे बच्चों को इसमें जो है कंफ्यूजन है कि सर इसका आंसर जो रिटेन अर्निंग होना चाहिए। अरे भाई नहीं, हमने जब कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ा तो आपको मैंने बताया सबसे चीपेस्ट जो सोर्स ऑफ कैपिटल है वो आपका केडी, सबसे कम कॉस्ट है वो किसकी है, केडी। केडी से ज्यादा कॉस्ट होती है केपी, कॉस्ट ऑफ रेफरेंस की, उससे ज्यादा कॉस्ट होती है केई की। ये दोनों की दोनों कॉस्ट जो है वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग है वो आपका इंप्लिसिट है। लेकिन कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग जो है वो आपका डिबेंचर से और प्रेफरेंस शेयर से जो उनकी कॉस्ट क्या आती है, ज्यादा आती है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, विच टाइप ऑफ कैपिटल इज लो कॉस्ट कैपिटल, तो लो कॉस्ट कैपिटल जो है वो डिबेंचर कैपिटल ही है, रिटेन अर्निंग नहीं है। आप समझो इस बात को, वो ऐसा बोलते हैं कि रिटेन अर्निंग हमारा फ्री का सोर्स है, लेकिन कॉस्ट तो होती है, इंप्लिसिट कॉस्ट तो होती है, और रिटेन अर्निंग की जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी इनटू 1 माइनस में पर्सनल टैक्स या 1 माइनस में फ्लोटेशन कॉस्ट। ठीक है, तो इसको भाई चैलेंज मत करना, ये आंसर एकदम सही दिया हुआ और आपका होगा नहीं है। आगे ये क्वेश्चन है जो फॉल्टी क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि ये रिवाइज होगा क्वेश्चन। ओके, और इसके नंबर शायद सबको मिलेंगे। क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट शॉर्ट टर्म इफेक्टिव मेजर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का सबसे शॉर्ट टर्म जो मेजर है वो है जो आरबीआई के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है, जिसको बोलते हैं मॉनेटरी मेजर। ओके, और मॉनेटरी मेजर के अंदर आरबीआई जिस रेट को लेके चलता है उस रेट को बोलते हैं हम लोग, मतलब इन्फ्लेशन को कर्व करने के लिए, इन्फ्लेशन को रोकने के लिए आरबीआई के द्वारा जो टूल यूज किया जाता है वो कौन सा है, वो टूल होता है बेसिकली रेपो रेट। क्या है, रेपो रेट। बट यहां पे क्वेश्चन दिया कि इनमें से कौन सा शॉर्ट टर्म इफेक्टिव मेजर है इन्फ्लेशन को रोकने का, तो इन्होंने बोल दिया प्राइस कंट्रोल। भाई इसमें से अगर ये भी बोलते ना इंक्रीज इन बैंक रेट तो भी हमको जो है वो समझ में आता है, लेकिन प्राइस कंट्रोल जो है वो इसका मेजर नहीं है। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन पूरा का पूरा जो है वो क्या होगा, रिवाइज होगा। ओके, तो इनमें से वैसे तो मुझे तो कोई भी आंसर नहीं लगता है। आंसर जो है वो एक्चुअल के अंदर रेपो रेट होना चाहिए कि अगर रेपो रेट को जो है वो आरबीआई जो क्या कर देगा, बढ़ा देगा, तो उससे जो है लोन महंगा हो जाएगा और फिर धीरे धीरे जो है वो क्या होगा, लोन अगर महंगा होगा तो मनी सप्लाई जो है थोड़ी सी कंट्रोल हो जाएगी और जो डिमांड है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो आप अगर चाहें तो आप इसको जो है वो आप रिवाइज के लिए डाल सकते हैं। ठीक है, आगे द डिटर्मिनेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ये सब किसका फंक्शन है, तो फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग का। सिंपल सा क्वेश्चन। आगे द मैनेजर जो मोटिवेट करता है लोगों को एक्सप्लिसिटली या इंप्लिसिटली थ्रेटनिंग पनिशमेंट, उनको जो है वो क्या करे, मोटिवेट करे, लेकिन उनको ये भी डर देता है, पनिशमेंट का डर देता है कि अगर काम नहीं करोगे तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो ये क्या है, हमने पढ़ा भी था भाई, ये है आपका नेगेटिव लीडरशिप। आगे मिताक्षर सिस्टम, अब बहुत सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हैं। अब क्वेश्चन पढ़ो क्या है, मिताक्षर सिस्टम ऑफ द इनहेरिटेंस इज फाउंड थ्रू आउट इंडिया, कहां पे नहीं पाया जाता, तो पूरे इंडिया के अंदर पाया जाता है, इसको छोड़ के असम, बंगाल एंड सम पार्ट ऑफ ओडिशा। तो आंसर इन्होंने जो है वो दिया यूपी बिहार, ये नहीं है, बंगाल असम ये है, असम एंड मेघालय ये नहीं है, बंगाल ओडिशा नहीं है, और क्वेश्चन अटेम्प्टेड आंसर जो आएगा वो क्या है, आपका बी, और ये करेक्ट है, और इसको ये रिवाइज नहीं होगा। आपका मन कर रहा है ज्यादा ही, अगर आपको चूल मची हुई है कि नहीं हम तो सर लगाएंगे इसको, हम जो है वो हम रिवाइज के लिए डालेंगे, तो आप कर सकते हैं, अनलेस अनटिल मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन रिवाइज होगा। आगे फिर है जी आपका डोरमेंट पार्टनर। डोरमेंट पार्टनर कौन सा होता है, जो एक्टिवली पार्ट नहीं लेता है। जॉइंट वेंचर क्या है, पार्टनरशिप है फॉर्म फॉर ए स्पेसिफिक वेंचर के लिए। पार्टनरशिप डीड क्या, रिटन एग्रीमेंट है कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप। और जो डिसोल्यूशन है थ्रू काउट, वो क्या है, ए पार्टनर बिकम अनसाउंड माइंड, तो फिर डिसोल्यूशन जो है वो क्या होगा, कंपल्सरी डिसोल्यूशन होगा, और कोर्ट उसका जो है वो ऑर्डर पास करता है। तो इसका आंसर जो है वो ए करेक्टली मैच करता है। आगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है एग्जांपल है किसका, सर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो क्या है, एक सेचुरी कंपनी है। सेचुरी कंपनी का मतलब क्या है, जिसके लिए आपने सेपरेट एक्ट जो है वो पार्लियामेंट से क्या किया हुआ है, पास करवाया गया। तो आंसर जो है वो क्या, सी। आगे वन मैन वन वोट, ये पहला क्वेश्चन जो था वो दोबारा से इसके अंदर जो रिपीट हुआ है, दो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। वन मैन वन वोट जो है नॉर्मली किसमें अडॉप्ट होता है, वो होता है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर। आगे डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो है उसकी जो जुरिस्डिक्शन है, ठीक है, कंप्लेंट की, वो क्या है, अप टू लेस देन 1 करोड़। ठीक है, प्रायर टू 15, ये क्वेश्चन जो है वो अलग था, ये हमने डिस्कस नहीं किया अभी तक। एक क्वेश्चन आया था पहले इकोनॉमिक्स वाला, वो तो चलो सिलेबस का पार्ट नहीं है। एक ये क्वेश्चन आपका 21वां, ये हमने क्लास के अंदर डिस्कस नहीं किया हुआ। प्रायर टू जैन 15 1964 ईसीजीसी जो है वो फंक्शन कैसे करता है, तो ईसीजीसी का फुल फॉर्म जो है वो क्या, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन, और इसका ये नाम 1964 में रखा गया। 1964 से पहले इसका जो नाम था वो था एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो आंसर जो है वो क्या, डी ओके है।
आगे वोल्टर मॉडल जो ये भी क्वेश्चन जो है वो हमने डिस्कस नहीं किया हुआ था। बाकी अगर आप कर सकते थे इसको अटेम्प्ट, जो है वो क्या था, बोलता वोल्टर मॉडल जो है डिविडेंड वैल्यूएशन के मॉडल्स है बेसिकली, ठीक है। तो जब हम डिविडेंड डिसीजन पढ़ते हैं तो वहां पे आपके दो तरह की थ्योरी आती है, एक है रेलिवेंट थ्योरी, एक है इररेलेवेंट। रेलिवेंट थ्योरी के अंदर आएंगे आपका वोल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल, और इररेलेवेंट थ्योरी के अंदर आपका रेसिड्यूरी अप्रोच और एमएम अप्रोच आती है, ठीक है। तो बोलता है जो आपका वोल्टर मॉडल है, मतलब जो आपका रेलिवेंट मॉडल्स है उनमें वोल्टर मॉडल आता है, वो किस रिलेशन के ऊपर बेस्ड है, तो वो रिलेशन वो आपका रेट ऑफ रिटर्न और कैपिटलाइजेशन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, जहां पे हम आर और के में रिलेशन मेंटेन करते हैं। तो आंसर इसका करेक्ट है एकदम। आगे वर्किंग कैपिटल जो है कंपनी की, उसको यूज किया जा सकता है फाइनेंस करने के लिए, किसको, उसको बेसिक वर्किंग कैपिटल को जनरली हम यूज करते हैं क्या करने के लिए, जो हमारी करंट एसेट है उनको फाइनेंस करने के लिए। तो आंसर क्या आएगा, रॉ मेटल, करेक्ट है। आगे सक्सेसफुली हायर करना, ट्रेन करना, मोटिवेट करना एबल एम्प्लॉय को, जो कस्टमर को बढ़िया तरीके से सर्व करना चाहते हैं, वो क्या है, वो आपका इंटरनल मार्केटिंग है। हम लोगों ने जो है वो मार्केटिंग के टाइप पढ़े, वहां पे आपको मैंने होलिस्टिक मार्केटिंग पढ़ाया था और वहां पे हमने ये पढ़ा था इंटरनल मार्केटिंग, ठीक है जी। आगे इसके बाद है स्टार्टिंग पॉइंट जो है अंडरस्टैंड करने का बायर, वो क्या है, स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी है, ठीक है जी। आगे विच ऑफ द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट रिक्वायर द प्रैक्टिस ऑफ क्रेडिटिंग क्लोजिंग स्टॉक टू द ट्रेडिंग। क्लोजिंग स्टॉक को हम ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो है वो क्या करेंगे, ट्रेड साइड के ऊपर उसकी एंट्री जो है पुट करेंगे, वो क्या है, वो है आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्या मैचिंग, सिंपल सा है। पोस्टिंग जो है वो कब होती है, पोस्टिंग इज डन फ्रॉम, जब आप जो है सबसे पहले एंट्री जो है वो क्या करते हैं हम, बिजनेस साइज अगर बिग है तो ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा कहां पे, आपका सब्सिडरी में, और बिजनेस का साइज अगर स्मॉल है तो रिकॉर्डिंग सबसे पहले कहां करते हैं, जनरल, जनरल के बाद में फिर पोस्टिंग होती है। जनरल या सब्सिडरी में आपने जो है वो क्या कर दिया, एंट्री को जो है वो डाल दिया, देन उसके बाद में क्या होगा, पोस्टिंग हो। तो पोस्टिंग जो है वो कब होती है, सब्सिडरी से लेजर के अंदर या जनरल से लेजर के अंदर। तो आंसर इसका क्या, सी। आगे एसिलरेटेड मेथड, अब ये डेप्रिसिएशन का मेथड हमने जब क्वेश्चन आपको मैंने पढ़ाए थे उस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको कवर किया था कि एसिलरेटेड मेथड जो है डेप्रिसिएशन का, वो कब फेवर्ड है, कब हम उसको यूज करते हैं। एसिलरेटेड, पहली बात तो इस मेथड में होता क्या, हम शुरुआती सालों के अंदर जो ज्यादा डेप्रिसिएशन जो है वो क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, ताकि खर्चा हमारा जो है वो क्या है ज्यादा, और हम ज्यादा टैक्स का एक्सपेंस है वो ले पाए। तो इसका आंसर जो है वो क्या है, एसिलरेटेड मेथड डेप्रिसिएशन आर फेवर्ड बिकॉज ऑफ कंसीडर सेविंग इन टैक्सेस, क्योंकि शुरुआत में अगर ज्यादा खर्चा हम बुक कर लेंगे तो हमारे जो इनकम है वो कम हो जाएगी और हमारा टैक्स भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आंसर इसका ए है। बहुत सारे बच्चे इसके लिए बोल रहे थे कि सर इसका आंसर जो है वो होना चाहिए ये वाला, द फैक्ट एसेट आर मोर प्रोडक्टिव इन अर्लियर देन द लेटर ईयर। ये नहीं आएगा जी, ये इसका आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर जो है वो इसका यही है, ए, जो इन्होंने दिया हुआ है, ये रिवाइज नहीं होगा, ध्यान रखना। आगे फिर है ए, एडमिट हो गया एज ए न्यू पार्टनर और एग्री हुआ कि मैं 5,000 रुपए प्रीमियम का गुडविल का पे करूंगा, लेकिन वो ओनली 4,000 कैश में लाया, 1,000 नहीं लाया, तो कहां से लेंगे सर, उसके करंट अकाउंट से ले लेंगे। तो ए के करंट अकाउंट से एंट्री जो है वो चार्ज कर लेंगे, ठीक है। आगे फॉरेन आइटम 500 यूनिट, फॉरेन आइटम ऑफ 500 यूनिट, एग्जिस्टिंग सेल जो थी वो थी 1 लाख, 1 लाख रुपए की सेल है, यूनिट कितने 500, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना आ गया 200 रुपए। आगे वेरिएबल कॉस्ट है 60,000, तो 60,000 वेरिएबल कॉस्ट कितने के लिए, 500 के लिए, तो आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना आ गया 120 रुपए, ठीक है। और फिक्स कॉस्ट है कितनी 24,000 रुपए। अगर सेलिंग प्राइस जो है वो 10% से रिड्यूस हो गया तो आपको बताना है ब्रेक इवन पॉइंट बताना है। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, फिक्स कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यस। फिक्स कॉस्ट आपकी है 24,000, यस। कंट्रीब्यूशन बताना है, आप कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे, सेल प्राइस माइनस में वेरिएबल कॉस्ट। अब सेल प्राइस जो है वो 10% से कम हो गया, सेल प्राइस था कितना 200, 200 का 10% कितना 20, 20 से कम हो गया तो कितना हो गया 180, वेरिएबल कॉस्ट तो वही अभी भी सेम है 120, तो आपका नया कंट्रीब्यूशन आ गया कितना 60, तो फिक्स कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन 60 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा कितना 400। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इनमें से कौन सा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का जो है वो आइटम है। तो इंटरेस्ट रिसीव बाय नॉन फाइनेंशियल कंपनी, कोई भी नॉन फाइनेंस कंपनी मतलब नॉर्मल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई भी जो है इंटरेस्ट रिसीव करती है तो वो कहां दिखाएगी, वो दिखाएगी कहां पे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, ये सही है। आगे एक मशीन को आपने जो है वो क्या किया, परचेस किया 1/4/2015 को 10 लाख रुपए की, उसकी यूजफुल लाइफ थी 10 साल, ठीक है जी। उसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो बता रखिए 18 लाख रुपए तो थी 1/4/2020 को, और 20 लाख रुपए थी 31/3/2021 को। आपको डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट बताना है, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं किया हुआ सर, ओके, लेकिन इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन निकालने का जो मेथड होता है ना इसमें, वो क्या होता है, एज पर ये जो क्वेश्चन आपको जो बोल रहे हैं, आपको निकालना क्या है, डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट। तो डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको करंट ईयर का डेप्रिसिएशन चाहिए, ओके। तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन जो है वो कैसे निकालते हैं, उसके लिए फॉर्मूला होता है ओपनिंग करंट वैल्यू ले लो एसेट का प्लस क्लोजिंग करंट वैल्यू ले लो एसेट का अपॉन में 2 इंटू में लाइफ ऑफ द एसेट। तो ओपनिंग करंट वैल्यू कितना था 18 लाख, क्लोजिंग करंट वैल्यू कितना था 20 लाख, अपॉन में 2 इंटू लाइफ कितना 10 साल, तो आंसर आएगा कितना 190। और हिस्टोरिकल डेप्रिसिएशन लगना कितना चाहिए था, ये होना चाहिए था, और लगना चाहिए, और जो नॉर्मल हम चार्ज करें वो कितना 10 लाख के एसेट है, 10 साल चलिए तो हर साल का कितना 1 लाख। तो अब यहां पे डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में जो आप एंट्री करोगे वो कितने की करोगे 90,000 की। तो आंसर जो है इसका वो कितना 90,000 है, ये करेक्ट है आपका।
आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल सजेस्ट वैल्यूएशन द ह्यूमन सोल एज ऑन ए ग्रुप बेसिस, ये हमने पढ़ा था जब आपको मैंने क्वेश्चन कराया था, तो वो था कौन सा, जग्गी मॉडल। तो जग्गी मॉडल के अंदर जो है वो क्या करता है, वैल्यूएशन करता है ह्यूमन रिसोर्स का, कैसे, ग्रुप बेसिस पे, नॉट ऑन द इंडिविजुअल बेसिस। ठीक है जी। आगे क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट दे रखी है। स्टेटमेंट फर्स्ट बोलता है बिजनेस में क्या आएगा, बिजनेस रेफर टू ऑल दोस ह्यूमन एक्टिविटी विच आर रिलेटेड विद द प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स एंड सर्विस, बिल्कुल सही बात है। फिर बोलता है एनवायरमेंट के अंदर वो सारे फैक्टर आते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस विच हैव बेयरिंग ऑन द, जिनका इंपैक्ट पड़ता है बिजनेस की फंक्शनिंग पे। यस, दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्या करेक्ट है। आगे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के बारे में कुछ बातें बता के बोलता है इनमें से कौन सा ट्रू है। पहला, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो है पब्लिक एंटरप्राइज होती है दैट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय द स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन वही बॉडी, एक स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी होती है जिसके लिए एक स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आपने क्या किया हुआ है, पास करवा रखा है। सही है। एक पार्टनर जो है वो ट्रांसफर कर सकता है अपना शेयर आउटसाइडर पर्सन को। एक पार्टनर जो है अपने शेयर को, मतलब तीन पार्टनर थे ए बी सी, ए बोला कि यार मैं छोड़ के जाना चाहता हूं और मैं अपना शेयर जो है वो डी के नाम पे ट्रांसफर करना चाहता हूं, कर सकता है, लेकिन पहले बी और सी की प्रायर अप्रूवल चाहिए। तो एक पार्टनर जो है वो ट्रांसफर कर सकता है अपना शेयर आउटसाइडर को विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर। आगे डिमांड डिपॉजिट में क्या आएगा, बैंक के अंदर जो आप पैसा जमा करवाते हो, ओके, तो बैंक के लिए वो क्या लायबिलिटी है। अब डिमांड डिपॉजिट में बेसिकली क्या आएगा, सेविंग अकाउंट की और करंट अकाउंट की, मतलब जब चाहे कस्टमर जो है वो निकलवा सके पैसा, उसको बोलते हैं जनरली बैंक उसको बोलेगा ये क्या डिमांड डिपॉजिट है, कस्टमर डिमांड करेगा तो हमको उसको रिडीम करके देना पड़ेगा। सिंपल था क्वेश्चन था। आगे मैचिंग करना था स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी। अब इनमें बताना आपको कौन सा इनकरेक्टली मैच है। स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी जो है वो क्या, स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी और यहां पे एट्रीब्यूट उसके फीचर बता रखे हैं क्या। पहला, मेंटेनिंग द एग्जिस्टिंग बिजनेस विदाउट एनी सिग्निफिकेंट वेरिएशन, ये बात एकदम सही है कि हम जो है वो क्या एग्जिस्टिंग बिजनेस के ऊपर जो है वो फोकस करेंगे। एक्सपेंशन क्या बोलता है, एन अटेम्प्ट टू ग्रो ईदर बाय इंटेंसिफिकेशन या डाइवर्सिफिकेशन, हम लोग जो क्या करें ग्रो करेंगे या तो इंटेंसिफिकेशन से या डाइवर्सिफिकेशन, अब भाई नए नए प्रोडक्ट को लॉन्च करके, ये बात भी एकदम करेक्ट है। टर्न अराउंड के अंदर क्या बोलता है, द स्ट्रेटेजिक ऑप्शन विच एंटेल रिडक्शन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विस लाइन टू इंप्रूव परफॉर्मेंस इन रीचिंग ऑब्जेक्टिव, जबकि टर्न अराउंड स्ट्रेटजी क्या होती है जिसमें हम रीस्ट्रक्चर करते हैं और ट्रांसफर करते हैं कंपनी फ्रॉम लॉस टू द प्रॉफिटेबिलिटी। तो आंसर जो है वो क्या आएगा, सी, ये करेक्टली से मैच नहीं कर रहे हैं, ये ठीक है, ये मुझे नहीं लगता रिवाइज होगा। आगे अकॉर्डिंग टू इनमें से कौन सा, अच्छा ये क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं किया था क्योंकि ये आपका आईबी का थ्योरी का क्वेश्चन पूछ लिया था। क्वेश्चन है इनमें से कौन सी ऐसी थ्योरी है जिसमें वन कंट्री में बी मोर एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग ए पर्टिकुलर गुड्स देन अदर कंट्री एंड द अनदर कंट्री में बी कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सम अदर गुड्स मोर एफिशिएंटली देन द फर्स्ट वन। मतलब एक कंट्री जो दूसरे के मुकाबले में कैपेबल है और दूसरी कंट्री पहले के मुकाबले में कैपेबल है किसी अदर गुड्स के अंदर, तो वो आपका कौन सा एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी जो एडम स्मिथ ने दिया था। तो ये आपका करेक्ट है। आगे क्वेश्चन दे रखा है, इसमें दो आपको जो स्टेटमेंट दे रखी है। स्टेटमेंट जो पहली बोलती है, बोलता है जीडीआर जो ग्लोबल डिपॉजिट रिसीट है वो एक बैंक सर्टिफिकेट है जो विच इज इशू इन मोर देन वन कंट्री फॉर शेयर्स, किसके लिए, शेयर्स के लिए इन द फॉरेन कंपनी। ये बात एकदम क्या है, करेक्ट है। फिर बोलता है अगर जीडीआर को ईडीआर कब बोलेंगे, जब when private market are attempted to obtain euro, जब आप यूरो ऑब्टेन करना चाहते हो तो फिर आपका जीडीआर क्या हो जाएगा, ईडीआर हो जाएगा, यूरो डिपॉजिट रिसीट हो जाएगा। ये बात भी एकदम क्या करेक्ट है। आगे ये क्वेश्चन भी हमने पढ़ा था, इंडिया के अंदर जो क्रेडिट ब्यूरो है उसको कौन गवर्न करता है, तो वो है आपका क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी रेगुलेशन एक्ट 2005, ये इसको गवर्न करता है, जब हमने रेटिंग एजेंसी वाला टॉपिक पढ़ा था। आगे विच ऑफ द थ्योरी ऑफ द बिजनेस एथिक्स इज इन्वॉल्व्ड व्हेन डिसीजन एंड एक्शन आर गवर्न्ड बाय सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल। तो यह आपका डियोंटोलॉजिकल थ्योरी है, ये इसका आंसर जो है करेक्ट दिया हुआ है, ये हमने जो क्लास में डिस्कस नहीं किया। आगे अकॉर्डिंग टू मिल्टन फ्रीडमैन द फोकस जो था सीएसआर का वो किस पे था, ये हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जो मिल्टन फ्रीडमैन की थ्योरी था सीएसआर का, उसका मेन जो फोकस है वो किस पे, ओनली टू इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस विद इन द एक्जिस्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशन, एज इट इज क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे इन दी क्वेश्चन गिवन बिलो दो स्टेटमेंट आपको दे रखी है। पहला बोलता है ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या, ग्लोबलाइजेशन इंप्लाइज इंटीग्रेट करना इकोनॉमी ऑफ द कंट्री विद द ग्लोबल इकोनॉमी। यस। फिर बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन का मेन फोकस इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, इसीलिए तो किया जाता है। यस। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या करेक्ट है। आगे बोलते हैं मैनेजमेंट जो है वो एक डायनेमिक फंक्शन है, बिल्कुल लगातार जो है मतलब वो डायनेमिक है, इसका मतलब अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग जो है वो चेंज होता रहेगा, विच इज टू बी परफॉर्म कंटिन्यूअसली। यस। बोलते हैं पॉलिसी एंड प्रोसीजर जो है मैनेजमेंट का आर क्विकली चेंज टू कोप विद द चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। यस, दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्या करेक्ट है और रीजनिंग करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तभी तो बोलते हैं ना असर्शन में क्या बोला गया, बोलते हैं मैनेजमेंट जो डायनेमिक है, मैनेजमेंट जो वो क्या डायनेमिक है मतलब गतिशील है, लगातार चेंज होते रहेगा, ऐसा फंक्शन है जो डायनेमिक नेचर का है। ठीक है। और रीजन बताया क्योंकि पॉलिसी प्रोसीजर जो है मैनेजमेंट की वो बदलते एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने को जो है वो क्या करनी होती है, चेंज करनी होती है। तो दोनों की दोनों बातें करेक्ट है और रीजनिंग करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। आंसर फर्स्ट। आगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है जो इंप्लाइज करता है दैट वन हेड एंड वन प्लान फॉर ए ग्रुप ऑफ एक्टिविटी हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव, वो क्या है, वो आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन।
आगे क्वेश्चन के अंदर बता रखा है सबसे पहले बोला स्टाफिंग जो है हेल्प करता है ऑब्टेन करने में राइट पर्सन फॉर द राइट पोजीशन। स्टाफिंग ये काम करता है, यस। फिर बोलता है सिलेक्शन जो है वो क्या है, पॉजिटिव प्रोसेस है। सर रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस है लेकिन सिलेक्शन नेगेटिव, क्योंकि सिलेक्शन में हम क्या करते हैं, जो रिक्रूटेड लोग हैं उनमें से छटनी करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये आपका गलत हो गया। आंसर क्या है, असर्शन तो करेक्ट है जबकि रीजनिंग इनकरेक्ट है। आगे मैचिंग करना था आपको, टाइप और लीडरशिप के स्टाइल दे रखे हैं और आपको एट्रीब्यूट दे रखा है। लेजी स्पेस जो है वो क्या, ये प्रेफर है उन एम्प्लॉइज के लिए जिनको ज्यादा सुपरविजन की रिक्वायरमेंट नहीं, तो हम उनको छोड़ देते हैं कि आप अपने हिसाब से कर लेना। ऑटोक्रेटिक जो स्टाइल है वो क्या है, जब जो लीडर है वो कंप्लीट कंट्रोल करता है अपने सबऑर्डिनेट को, उसको बोलते हैं ऑटोक्रेटिक। ट्रांजैक्शनल की अगर बात करते हैं तो ये कौन सा है, इट डज नॉट वर्क वेल इन ऑल सिचुएशन। और ट्रांसफॉर्मेशनल जो है वो कहां पे रिक्वायर है, जब एक स्ट्रॉन्ग विजन और इंस्पिरेशनल लीडर की इसके लिए क्या होती है, रिक्वायरमेंट है। तो आंसर जो है इसका आपका ये दे रखा है, करेक्ट है सी। आगे एमएम थ्योरी जो है, अब ये क्वेश्चन में डिस्कस नहीं किया था। एमएम थ्योरी इन परफेक्ट मार्केट सजेस्ट दैट डिविडेंड पेमेंट, एमएम थ्योरी ये बोलती है कि डिविडेंड का जो है वो कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता कंपनी के मार्केट प्राइस के ऊपर। ये बात एकदम क्या करेक्ट है। आगे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला जो बता रखा है यहाँ पे, ये भी हमने क्वेश्चन में आपको मैं बताया था। 3 तरह की लीवरेज होती है, ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज और आपका कंबाइंड। एक और भी होती है वर्किंग कैपिटल लीवरेज, लेकिन हमने 3 पढ़ा था। एमसीक्यू के अंदर आपको मैंने करवाया था ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला जो है वो क्या, परसेंटेज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज इन सेल, और दूसरा होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी। ये दोनों के दोनों सही हैं एकदम। आंसर आपका डी आपका। तो वो ना दोनों फॉर्मूले एक रिलेटिव टर्म में निकालने का और एक एब्सोल्यूट टर्म में निकालने का है, ठीक है ना। क्वेश्चन है बोलता है कैपिटल स्ट्रक्चर शुड इन्वॉल्व मिनिमम रिस्क। कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर रिस्क जो है वो क्या हो, मिनिमम हो, मतलब फाइनेंशियल इंसॉल्वेंसी का रिस्क एकदम मिनिमम हो। ये बात क्या है, करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 में बोलता है यूज ऑफ द एक्सेसिव डेट थ्रेटन करता है सोल्वेंसी ऑफ द कंपनी। अगर आप ज्यादा डेट को यूज करेंगे, अगर डिवेंचर ज्यादा आप रेज कर लोगे तो उससे आपकी इंसॉल्वेंसी में फर्क पड़ सकता है। ये बात एकदम क्या करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या करेक्ट है। आगे बोलता है इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट ये क्वेश्चन में डिस्कस नहीं किया था। इंटरेस्ट रेट जिसपे रिजर्व बैंक एब्जॉर्ब करता है लिक्विडिटी फ्रॉम बैंक अंडर द एलएफ। देखो लिक्विडिटी एडिशन फैसिलिटी के अंदर 2 आती है, एक आता है रेपो रेट, एक है रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। अगर आरबीआई जो चाहता है कि आरबीआई जो है वो मतलब मार्केट से पैसा लेना चाहता है, ओके, तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई एलएफ में किस फैसिलिटी को यूज करेगा, वो है आपका कौन सा, रिवर्स रेपो, जिसके अंदर आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक को बोलेगा कि तुम अपना पैसा जो है वो मेरे पास में जमा करा दो और मैं तुम्हें उसके ऊपर क्या दूंगा, इंटरेस्ट दूंगा। जिस रेट से इंटरेस्ट देगा उस इंटरेस्ट रेट को बोलते हैं हम लोग क्या, रिवर्स रेपो रेट। तो क्या बोलता है, इंटरेस्ट रेट जिसपे आरबीआई जो है वो एब्जॉर्ब करता है लिक्विडिटी फ्रॉम बैंक अंडर द एलएफ ऑन एन ओवरनाइट बेसिस अगेंस्ट द कोलेटरल ऑफ द एलिजिबल गवर्नमेंट सिक्योरिटी, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिवर्स रेपो। आगे सेंट्रल बैंक के पास में पावर है कि वो सुपरसीड कर सकता है सेबी को। यस, सेंट्रल बैंक के पास में जो है वो क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर है। अगर सेबी अगर अपने एक्ट के हिसाब से काम नहीं करे, सेबी कैसे काम करता है, सेबी के लिए हमने एक्ट पास किया, सेबी एक्ट 1992। अगर सेबी अपने एक्ट के हिसाब से काम नहीं करेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सेबी पे अपना कंट्रोल ले लेगी। तो बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू सुपरसीड कर लेगी सेबी को इन केस अगर सेबी इज अनेबल टू डिस्चार्ज इट्स फंक्शन एंड ड्यूटी अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेबी एक्ट 1992 और इट इज नेसेसरी टू डू इन द पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये बात एकदम करेक्ट है। आगे मैचिंग द प्रोपाउंडर दे रखा थ्योरी का, और यहां पे था विलियम हाउचन जेड थ्योरी दिया, व्रूम का आपका एक्सपेंडेंसी थ्योरी हो गया, डगलस मैकग्रेगर का एक्सपेंड बाय थ्योरी और हर्जबर्ग का आपका हाइजीन थ्योरी हो गया। ठीक है जी। इसके बाद में अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लोग जो वो क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन प्लान जो उनको हम सबसे पहले एनालाइज करेंगे, फिर उसके बाद में फोरकास्टिंग करेंगे, मतलब ह्यूमन रिसोर्स का डिमांड जो देखेंगे कितनी है, फिर उसके बाद में सप्लाई फोरकास्ट करेंगे और आखिरी में हमारा जो काम रहता है वो क्या, एस्टिमेट करना नेट ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट। एचआरपी में बेसिकली यही तो हम करते हैं। यस, तो आंसर जो आएगा वो क्या, ए। इसके बाद आपको यहां पे कॉन्सेप्ट दे रखे और एट्रीब्यूट उनके फीचर में मैचिंग करना था। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हमारा जो फोकस है वो क्या है, मैनेज करना अपने ह्यूमन रिसोर्स को। ठीक है जी। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में हम क्या करते हैं, क्वालिफाइड पर्सन को राइट जॉब पे जो लगाना है। ये रिक्रूटमेंट के अंदर हम लोग जो वो क्या करते हैं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट है उनका एक पूल इकट्ठा करना, बोले तो उनको जो है ज्यादा से ज्यादा अमाउंट के अंदर हमारे पास में जो है उनके रिज्यूमे पड़े हो। ठीक है। और डेवलपमेंट जो है बेसिकली क्या, इसके अंदर आएगा ग्रोथ ऑफ एन एम्प्लॉय इन ऑल द रिस्पेक्ट। तो ये बात एकदम, ये सारी जो है वो करेक्टली मैच है, आंसर का डी। आगे विच द फॉलोइंग इज नॉट ए मॉडर्न मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, इनमें से कौन सा परफॉर्मेंस अप्रेजल का मॉडर्न मेथड नहीं है, तो ये आपका पेड कंपैरिजन मेथड। ठीक है। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन ए कंपनी ट्रीट ईच सिंगल कस्टमर, जब एक कंपनी हर कस्टमर को जो है एक सेपरेट सेगमेंट की तरह ट्रीट करते हैं उसको बोलते हैं माइक्रो मार्केटिंग। ठीक है।
इसके बाद ये था आपका, ये हमने डिस्कस नहीं किया था मार्केटिंग के अंदर। रियल नीड जो है वो क्या, व्हेन ए कस्टमर वांट कार एट द लो ऑपरेशनल कॉस्ट, उसको बोलते हैं रियल नीड। अनस्टेटेड, जो कस्टमर चाहता है लेकिन बोलता नहीं है। एक्सपेक्टिंग गुड सर्विस फ्रॉम द कार डीलर। डिलाइट, जब कस्टमर की वो नीड जो पूरी होगी तो कस्टमर खुश हो जाएगा बहुत ज्यादा। कस्टमर रिसीव फ्री इंश्योरेंस ऑन द परचेज ऑफ कार। और सीक्रेट नीड, जो कस्टमर बताता नहीं है लेकिन वो चाहता है कि उसके फ्रेंड उसकी तारीफ करे, तो क्या, कस्टमर एक्सपेक्ट टू बी सीन बाय द फ्रेंड एज ए वैल्यू ओरिएंटेड सेविंग कस्टमर। तो ये भी करेक्टली है, बिल्कुल करेक्टली मैच है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडल, इनमें से कौन सा मॉडल है इंडिविजुअल बिहेवियर का, जो ये बोलता है कि इंडिविजुअल इज विलिंग टू सैक्रिफाइस इंटरेस्ट फॉर द सेक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। तो वो है कौन सा, ऑर्गेनाइजेशन मैन मॉडल। ऑर्गेनाइजेशन मैन मॉडल ये तो बोलते हैं ना कि हम इंडिविजुअल इंटरेस्ट को जो है वो क्या करेंगे, हम सैक्रिफाइस कर देंगे, किसके लिए, कंपनी के इंटरेस्ट के लिए। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रेड, इनमें से कौन सा जो है वो ट्रेड गुण नहीं है, किसका, टाइप ए पर्सनैलिटी का। तो ये है दे आर पेशेंटली, मतलब जो टाइप ए पर्सनैलिटी वो पेशेंट होते हैं, इम्पेशेंट होते हैं, दे आर इम्पेशेंट। तो आंसर डी, ये इसका गुण नहीं था। आगे, मैचिंग स्टेजेस था और यहां पे उनके फीचर थे। सबसे पहला फॉर्मिंग जो है वो क्या है, ग्रुप फॉर्मेशन में फॉर्मिंग जो है वो क्या है, जब मेंबर ज्वाइन करते हैं तो फॉर्म ए ग्रुप, उसको बोलते हैं फॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग का मतलब जो वो क्या होता है, पर्पस क्या है फॉर्मिंग का, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टॉर्मिंग। नॉर्मिंग का मतलब जो वो क्या, ग्रुप फाइनली वर्क ऑन द गोल। और परफॉर्मिंग का मतलब जो वो क्या, स्टैंडर्ड्स को जो यहां पे हम क्या करते हैं, सेट करते हैं फॉर एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर के लिए। एक मिनट, नॉर्मिंग मतलब नॉर्म सेट करते हैं, तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड को सेट करते हैं। और परफॉर्म के अंदर हम लोग जो है जो फाइनली ग्रुप आपका परफॉर्म करना स्टार्ट करता है। तो ये करेक्ट है बिल्कुल, इसको रिवाइज करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे, दो स्टेटमेंट, पहला देयर इज नो स्टैंडर्ड मेथड फॉर एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, बिल्कुल एनवायरमेंटल अकाउंटिंग का कोई स्टैंडर्ड मेथड एप्लीकेबल नहीं है। और एनवायरमेंट अकाउंटिंग जो अप्लाई है टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे, बिल्कुल, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर जो है उसकी वजह से जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री जब प्रोडक्शन करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो उससे एनवायरमेंट पे बैड इंपैक्ट पड़ता है। तो उनके ऊपर ये एप्लीकेबल है कि भाई आपको एनवायरमेंटल अकाउंटिंग करवाना पड़ेगा। तो दोनों की दोनों बातें क्या है, करेक्ट है। आगे दे रखा है यहां पे आपको अकाउंट, इनमें से बताना है, चूज द करेक्ट सीक्वेंस बताना है अकाउंटिंग फंक्शन का। सबसे पहले क्या, रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफाइंग, फिर समराइजिंग और फिर इंटरप्रिटेशन। डी सही है। मैचिंग था, बिजनेस इज ट्रीटेड सेपरेट एंटिटी, वो कौन बोलता है, वो है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे इन अकाउंटिंग विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, वो है मनी मेजरमेंट। एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन जो उसके टू फोल्ड इफेक्ट होंगे वो ड्यूअल एस्पेक्ट हो गया। और बिजनेस जो है इंडेफिनिट पीरियड के चलता रहेगा, वो है आपका गोइंग कंसर्न। ये भी करेक्टली मैच था आपका। आगे, इंटेंजिबल एसेट का जो है वो है आपका AS 26, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का AS 10, बोरोविंग कॉस्ट का AS 16 और EPS का AS 20। करेक्टली मैच है। आगे आपको दे रखा है यहां पे क्या, फाइंड आउट करना है आपको सेल बताना है अजय लिमिटेड का। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 72,000 और जीपी दे रखा है 10% ऑफ सेल, जीपी 10% ऑफ सेल है। अगर आपका जो ग्रोस प्रॉफिट है वो सेल का 10% है, तो अगर सेल आपकी जो है वो 100 है, सेल कितनी है 100, इसमें से आपका जीपी चलेगा कितना 10, तो आपकी जो COGS बची, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो कितनी बची 90। और ये 72,000 दे रखे तो ये 90% की वैल्यू है, डिवाइड में 90 करोगे तो आपकी सेल आ जाएगी कितना 80,000। ठीक है जी। इसके बाद आपको यहां पे दे रखा है कंप्यूट करना, आपको जीपी बताना है विशाल लिमिटेड का। अगर आपको स्टॉक टर्नओवर दे रखा था 10 टाइम्स, एवरेज स्टॉक था 8,000 और सेलिंग प्राइस था 20% अबव कॉस्ट, तो कैसे करोगे, देखो स्टॉक टर्नओवर रेशियो है, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंटरी। तो हमने यहां पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के कितना 80,000। आप सेलिंग प्राइस जो है वो क्या है, कॉस्ट से 20% ऊपर है, तो कॉस्ट अगर आपकी जो है वो क्या है 100 है, तो सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस आपका 20% ऊपर है उससे। ठीक है, तो ये जो 20% है ये क्या जीपी हो गया आपका, तो 80,000 का 20% कितना 16,000 आपका जो है वो क्या जाएगा जीपी। आगे एक वो कौन सा एरर है जिसके अंदर बेसिकली परचेस किया फर्नीचर फॉर 10 लाख रुपए का, लेकिन उसको परचेस अकाउंट में डेबिट कर दिया। ठीक है, करना था फर्नीचर अकाउंट, एंट्री करना फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कर दिया परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो ये आपका क्या है, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। आगे एक नई मशीन थी, उसको परचेस किया 1 लाख रुपए का, उस पर भाड़ा पे किया 10,000 का, इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किया 25,000 के। अब क्वेश्चन ये है कि इंस्टॉलेशन एक्सपेंसिव जो है वो क्या होंगे, जब भी हम कोई नई एसेट को परचेस करते हैं तो जो भी इंस्टॉलेशन खर्चा होता है वो मशीनरी अकाउंट में ही डेबिट करते हैं, तो इसको डेबिट किया जाएगा मशीन अकाउंट के अंदर। आगे सुरेंद्र और ओम प्रकाश पार्टनर थे, 5-2 रेशियो था इनका, कुलभूषण आ गया 1/3 के लिए। आपको नया जो है वो PSR निकालना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो देखो लेट टोटल शेयर 1 है और कुलभूषण का 1/3, तो रिमेनिंग कितना बच गया 1 - 1/3 बोलता 2/3। ओके, अब जो सुरेंद्र को मिलेगा वो क्या 2/3 का 5/7, और जो आपका ओम प्रकाश को मिलेगा वो क्या 2/3 का 2/7, तो 10:4:7 आपका जो है वो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ये। आगे
YSS लिमिटेड ने फॉरफिट किए 200 शेयर, 10 रुपए का एक था जिसमें 6 रुपए पेड अप थे। ओके, मतलब 6 रुपए हमको रिसीव किए थे तो हमने उसको जो है वो क्या कहते हैं फॉरफिट कर दिया। ठीक है, उनमें से 100 शेयर को हमने रीइश्यू कर दिया एट ए प्राइस ऑफ 5.5 पर शेयर। तो बताना है कितना अमाउंट जो है वो कैपिटल रिजर्व में हम लोग जो क्या करेंगे ट्रांसफर करेंगे। अब देखो आपको कैपिटल रिजर्व में कौन सा पैसा जाएगा, जो रीइश्यू शेयर होते हैं। अब आपने जो शेयर को रीइश्यू किया, ओके, उन शेयर पे कितना पैसा आपको मिला हुआ था, सर हमको 6 रुपए रिसीव हुए थे। ठीक है, और हमने उनको रीइश्यू के 5.5 में, 10 रुपए का शेयर 5.5 में रीइश्यू कर दे, तो इसका मतलब 4.5 रुपए जो है वो क्या है हमारा लॉस था। तो 4.5 का लॉस हम यहां से ले लेंगे, ये जो आपका 4.5 का लॉस है इसको हम यहां से ले लेंगे। बाकी जो बच गया फॉरफिचर में कितना बच गया, 1.5 रुपया। तो 1.5 रुपया इंटू में 100, फॉरफिट शेयर तो आपके रीइश्यू शेयर तो आपके 100 ही है ना, यस। तो ये आपका 150 रुपया ट्रांसफर हो जाएगा कहां पे, कैपिटल रिजर्व में। आगे, विच द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट करेक्ट अबाउट द कंपल्सरी वाइंड अप। तो पहले बोलते इफ द कंपनी हैज पास ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, अगर कंपनी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करती है, सर एसआर होता है, अगर कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करती है तो कंपनी कंपल्सरी वाइंड अप होगा। आगे, ये क्वेश्चन है, ये आपका चैलेंज होगा क्योंकि ये क्वेश्चन में ही फॉल्ट है। क्वेश्चन ये था फाइंड आउट द ऑपरेटिंग रेशियो आपको निकालना है। ठीक है, अगर नहीं, हाँ ये आपका चैलेंज होगा। इसमें देखो क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग रेशियो निकालो। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा आपको कितना, 3.5 लाख रुपए, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 50 और नेट सेल है 5 लाख। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला जो क्या होता है, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल इनटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट कितने दे रखी है यहाँ पे आपको, ऑपरेटिंग कॉस्ट एक्सपेंस दे रखे 50,000 अपॉन नेट सेल है कितना, 5 लाख इंटू 100। तो आंसर आपका 10% आना चाहिए, इन्होंने 80 दे रखा है, तो ये आप लगा देना। आगे अगला बोलता है द फ्लो फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर फ्लो फंड जो है वो कब होगा, व्हेन ट्रांजैक्शन चेंज ऑन वन हैंड, जब एक नॉन करंट कैटेगरी आइटम और एक करंट कैटेगरी। ये बात एकदम करेक्ट है। फिर बोलता है रीजनिंग में परचेज किया मशीन फॉर कैश। अब ये क्या है, अगर मशीन को परचेज करोगे तो मशीन जो है वो क्या नॉन करंट कैटेगरी आइटम है, और कैश उसके बदले में कैश का पेमेंट किया वो करंट कैटेगरी आइटम है। तो ये बात जो है वो क्या करेक्ट, दोनों की दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, ए का। आगे, Which one of the following is not operating activity in the cash flow? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, तो वो क्या है, कैश रिसीट फ्रॉम डिस्पोज फिक्स एसेट। फिक्स एसेट को बेच के अगर कैश मिला तो ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ये सही है। आगे फिर यहां पे दे रखा है आपको फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, आपको बताना है सेल्स कितनी सेल जो है वो जरूरी है अगर आपको 4.5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाना है, और अगर आपके फिक्स कॉस्ट है 90,000 और पीवी रेशियो 25%। तो देखो हमको पता है कि सेल का फॉर्मूला जो डिजायर्ड सेल का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट है कितना 4.5 लाख, जो प्रॉफिट है कितना 90,000 अपन पीवी रेशियो 25%, तो करोगे आंसर आएगा कितना 21,60,000। इसके बाद एक ये क्वेश्चन है, ये आपका फॉल्टी क्वेश्चन है, बेसिकली क्वेश्चन में ही फॉल्ट है। क्वेश्चन क्या है, आपको ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है वैल्यूज के अंदर। ठीक है, मतलब रुपीस के अंदर आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। बजट आउटपुट तो दे रखा है कि ना 80,000। ठीक है, फिक्स एक्सपेंस है कितने 4 लाख रुपए के, वेरिएबल एक्सपेंस है आपके 4, और सेलिंग एक्सपेंस दे रखे हैं। सेलिंग प्राइस होना चाहिए था लेकिन दे रखा है सेलिंग एक्सपेंस, तो ये क्वेश्चन ही आपका जो है वो क्या है गलत है। वैसे ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट इनटू सेल अपॉन में कंट्रीब्यूशन। ठीक है ना, तो अगर ये सेलिंग एक्सपेंस की जगह ये सेल प्राइस होता तो यहां पे आंसर जो है इसका 8 लाख बनता। तो आप इसको चैलेंज जरूर कीजिएगा, ये आपका करेक्ट होगा। इसके बाद है व्हाट इज द करंट परचेज पावर मेथड ऑफ द इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। करंट परचेज पावर टेक्निक कौन सी होती है, जिसके अंदर हम जो है वो क्या करते हैं, सारी की सारी फाइनेंशियल वैल्यूज को जो करंट वैल्यू पे लाएंगे, किसको यूज करके, एक है प्राइस इंडेक्स जो आपका जीपीआई या डब्ल्यूपीआई। सबसे पहला मेथड हमने यही पढ़ा था, तो आंसर क्या है बी। और जो लास्ट क्वेश्चन था कॉमर्स का वो क्या, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग जो है इट अटेम्प्ट टू प्लेस ए वैल्यू ऑन द ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हम पूरी वर्कफोर्स की जो वैल्यू निकालने का काम करते हैं, ए। तो ये भी करेक्ट है आपका। तो कुछ एक क्वेश्चन है जो आपके मतलब चैलेंज हो सकते हैं, वो आपको मैंने बता दिया। ठीक है, अब आप मैचिंग कर लो। अब जो आपको चैलेंज करना है वो आप देख लेना, जो जो हो सकता है मैंने आपको बता दिया, बाकी अब आपकी मर्जी है आपको अगर करना है या नहीं करना। ठीक है ना, बाकी एक अच्छी चीज है वो क्या हुई, आप ये देखना कि कितने क्वेश्चन जो है वो एज इट इज हमने जो है वो डिस्कस किए हुए थे क्लास में। जो आपको मैंने 15 टेस्ट दिए थे, मैंने आपको हर बार ये बोलता कि यार सब कुछ छोड़ देना लेकिन ये टेस्ट मत छोड़ना, ये जरूर करके जाना। और ये तो 50 क्वेश्चन के जो मॉक टेस्ट है, और 5 आपको जो मैंने 100 के दिए थे, मैंने बोला था यार ये कर जाओगे तो आपके मेजोरिटी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और कितने क्वेश्चन तो एज इट इज जो है वो उठ के आए हुए हैं। तो चलो कोई नहीं, अभी जो भी जितने भी आपके जो है वो मार्क्स बन रहे हैं, एक बार आप संतुष्ट रहे उसी के अंदर ही, क्योंकि आप जो करके आए देखो आपको वो चीज जो है वो मिली है। ठीक है ना, और अभी भी क्या पता कट ऑफ जो है वो क्या जाएगा, क्योंकि बहुत सारे अभी ये भी कमेंट आ रहे हैं कि सर कट ऑफ जो है कम से कम 60 जाएगा, कट ऑफ कम से कम 70 जाएगा, कभी कोई बोला 50 जाएगा। देखिए अभी इसके ऊपर कोई भी टिप्पणी करना मैं मानता हूं कि सही नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता अभी कट ऑफ कितना जा सकता है। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, जो मेरे पास जो रिकॉर्ड्स आए हैं तो लगभग
मेरे पास मैक्सिमम एक जो राकेश है उसके जो आए नंबर, तो उसके 74 है उसके, ठीक है, मैक्सिमम मेरे पास में वो है। बाकी मिनिमम जो मेरे पास में है, मिनिमम 43 शायद वाला, ऐसा 43 या 42, एक बच्चे के 43 या 42 भी है। ओके, बाकी सबके बीच में लगभग 60 के आसपास है। तो एक्सपेक्टेड मैं आपको बस बता सकता हूं जनरल कैटेगरी का शायद 60 के आसपास जाए, 60, 55 और 60 के बीच में मुझे जो लग रहा है कि कट ऑफ शायद जा सकती है। बाकी गॉड नोस, आई विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट कि आपका भी नाम कट ऑफ के अंदर आए और आप रिटर्न के लिए एलिजिबल हो। ओके, और बाकी देखते हैं, शायद जैसे अभी ये आंसर किया गया है, कल इसका रिवीजन हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि शायद एक हफ्ते के अंदर शायद रिजल्ट आ जाएगा, फिर प्रैक्टिकली वो आपका जो सब्जेक्टिव है उसकी डेट भी आ जाएगी, ठीक है ना। तो खैर अभी आप इसको मैच कीजिएगा। ओके, और जो क्वेश्चन आपको लगता है कि आपके हिसाब से सही है, एचपीएससी ने गलत किया हुआ है, तो आप उनको जरूर 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 जो है वो चैलेंज कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि एक आधा क्वेश्चन से भी बहुत फर्क पड़ जाता है, ठीक है ना जी सर। तो ये सब क्वेश्चन थे जो मुझे डिस्कस करने थे, मैंने आपसे कर दिए। अब आप मैच कीजिएगा, बाकी ऑल दी वेरी बेस्ट, यही बोल सकता हूं अभी तो, क्योंकि जो करना था वो तो आप कर आए हैं। ओके, अब तो बस यही है कि ऑलमाइटी है, वही भाई ऑलमाइटी इज अ ग्रेट, ठीक है ना। हम यही बोलते हैं हमेशा कि ऊपर वाला जो है वो देख रहा है हमें। ओके, उसकी नजर हमारे ऊपर है, हमने कितनी मेहनत करी है उसको सब मालूम है, तो वो अच्छा ही करेगा, बुरा नहीं करेगा बिल्कुल भी, ठीक है ना जी सर। चलो एक बार दोबारा से बहुत बहुत शुभकामनाएं और ऑल दी वेरी बेस्ट कि बस आपका नाम जो है वो जरूर 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 लिस्ट के अंदर आए और फिर हम पार्टी करेंगे, ठीक है ना जी सर। चलो ये कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।